गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब अपने घर पे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे और ग्रामीण महिला महाविद्यालय की डिजिटल क्लासेज के थ्रू आप अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि इस टॉपिक की PDF मैं आपको पहले ही सेंड कर चुकी हूँ। तो आज इस टॉपिक को हम समझते हैं कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं व्यष्टि यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखो, व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसमें हम एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं। जैसे कोई भी एक व्यक्ति के बारे में, कोई भी एक फर्म के बारे में या एक उद्योग के बारे में, इस प्रकार से हम व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का यानी अर्थव्यवस्था की समस्त इकाइयों का समग्र रूप से अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जैसे राष्ट्रीय आय है, कुल बचत है, कुल विनियोग, कुल रोजगार, कुल उत्पादन, कुल उपभोग, सामान्य मूल्य स्तर, इन सब का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम कीमत संयंत्र का अध्ययन करते हैं। जैसे एक वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होती है। इस प्रकार से एक फर्म, एक विशिष्ट उद्योग, एक विशिष्ट वस्तु का मूल्य, एक व्यक्ति की आय, एक व्यक्ति की बचत, एक व्यक्ति का विनियोग, इस प्रकार हम एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं और संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन हम समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अब हमें ये देखना है कि जो समष्टिगत विरोधाभास, ये क्या होता है ना, समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास। देखो, समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास क्या होता है कि जो चीज़ एक व्यक्ति के लिए अच्छी मानी जाती है, अगर उसे हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर लागू कर दें तो वो एक बुराई बन जाती है। यानी संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर उसे लागू करने पर वह चीज़ अच्छी नहीं रहेगी और संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए वो हानिकारक हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक व्यक्ति अगर बचत करता है तो वो उसके लिए अच्छा माना जाता है कि वो व्यक्ति बचत करता है और भविष्य में वो बचत उसके कभी काम आएगी। लेकिन यदि आप सोचो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जितने भी व्यक्ति हैं वो सब बचत करने लग जाएं तो क्या होगा, अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। क्योंकि सब लोग बचत करेंगे तो वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी और मांग कम हो जाएगी तो उत्पादन कम होगा और लोग बेरोजगार होंगे और अर्थव्यवस्था में मंदी आ जाएगी। मंदी की स्थिति कौन सी होती है, जबकि अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की सप्लाई तो ज़्यादा होती है और उनकी डिमांड है वो कम होती है, जिसके कारण क्या होता है, उन वस्तुओं की कीमतें हैं वो लगातार कम होती जाती है। तो इसे हम कहते हैं मंदी। तो इस प्रकार यदि एक व्यक्ति बचत करता है तो उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन सभी अर्थव्यवस्था के सभी व्यक्ति अगर बचत करने लग जाएंगे तो यह एक अर्थव्यवस्था में मंदी की स्थिति पैदा कर सकती है। इसी का एक और एग्जाम्पल है, जैसे एक व्यक्ति है, बैंक से अपनी जमा कराई हुई राशि निकालने जाता है तो उससे बैंक को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसे आराम से पैसे दे देगा। लेकिन अगर बैंक में जितने भी लोगों का खाता है सब लोग उस बैंक से पैसे निकलवाने के लिए चले जाएं तो बताओ क्या बैंक उन सबको पैसे दे सकता है? नहीं दे सकता ना। क्यों? क्योंकि बैंक क्या करता है, उन सब की बचत को अपने पास रखता नहीं है, वो क्या करता है, उन्हीं की बचत को किसी दूसरे को उधार दे देता है और उसके थ्रू वो अपना लाभ कमाता है। इस प्रकार एक ही दिन में अगर पूरी बैंक के जो भी खाता धारक हैं वो सब उसमें से पैसे निकालने के लिए चले जाएं तो क्या होगा, बैंक है वो फेल हो जाएगा। इसी प्रकार देखो, यदि एक किसान बहुत अच्छी मेहनत करता है, प्रकृति उसका साथ देती है और वो उत्पादन बहुत अधिक कर लेता है तो उसके लिए अच्छा है, उसके लिए लाभदायक है, उसकी आय बढ़ेगी प्लस उसका जीवन स्तर है वो अच्छा होगा। लेकिन अगर पूरी अर्थव्यवस्था के किसान आप अब ज़्यादा मेहनत करते हैं और अच्छी उपज पैदा कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, अर्थव्यवस्था में सप्लाई बढ़ जाएगी और सप्लाई बढ़ने से उन वस्तुओं की कीमतें बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, जिससे सभी किसानों को क्या उठाना पड़ेगा, हानि उठानी पड़ेगी। इसी प्रकार देखो, यदि एक व्यक्ति है, मजदूर है, वो बेरोजगार है तो वो अगर मजदूरी में कटौती करके यानी कम मजदूरी पर भी वो कम मजदूरी को स्वीकार करके वो रोजगार प्राप्त कर सकता है। लेकिन अर्थव्यवस्था में जितने भी बेरोजगार हैं वो सब ही कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे अर्थव्यवस्था में क्या होगा कि मजदूरी में कटौती से क्या होगा, रोजगार नहीं बढ़ेगा। कैसे नहीं बढ़ेगा? क्योंकि मजदूरी में कटौती से क्या होगा, प्रभावपूर्ण मांग कम हो जाएगी, क्योंकि जो मजदूर होते हैं वही तो मांग करते हैं ना, तो वो उनकी आय कम है तो वो मांग कम करेंगे और मांग कम करेंगे तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ेगी, कम होने की बजाय ज़्यादा बढ़ेगी। इसी के साथ जैसे एक व्यक्ति है,
अपनी आय से अधिक व्यय कर एक व्यक्ति के लिए क्या है, लोन लेना मूर्खता समझी जाती है कि वो व्यक्ति की आय तो कम है और वो खर्चा ज़्यादा करता है, यानी आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो वो एक व्यक्ति के लिए मूर्खतापूर्ण बात कही जाती है। लेकिन यदि अगर हमें अपने राष्ट्र का विकास करना है और मंदी से निकलना है, तो एक देश क्या करता है, ऋण लेता है और ऋण लेकर फिर अर्थव्यवस्था का विकास करता है, तो वो एक सरकार का अच्छा कदम माना जाता है। इसी प्रकार देखो, एक व्यक्ति है, अगर निजी लाभ के लिए वो भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कालाबाजारी इन सब में लिप्त होकर लाभ कमा सकता है, लेकिन अगर राष्ट्र के सभी व्यक्ति इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त होकर लाभ कमाने लग जाएं, तो क्या होगा, इससे हमारी अर्थव्यवस्था का बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे ही किसी उद्योग विशेष में अगर उच्च कीमतों से उसकी फर्में लाभ कमा सकती है, लेकिन प्रत्येक उद्योग में कीमतें अगर बढ़ जाएं तो मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाएगी। उद्योग और फर्मों में अंतर पता है क्या? देखो, उद्योग क्या होता है, फर्मों से ही मिलकर बना होता है। ये आपने लास्ट ईयर पढ़ा था कि जो उद्योग है वो अर्थव्यवस्था में जो भी फर्में हैं, उससे रिलेटेड जो भी फर्में हैं, उन सबको मिलाकर ही क्या बनता है, उद्योग बनता है। तो ये समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास समझ में आ गया कि कोई भी एक चीज़ जो कि एक व्यक्ति के लिए अच्छी होती है, लेकिन वही चीज़ संपूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है, उसे हम कहते हैं समष्टिगत आर्थिक विरोधाभास। अब देखो, जो व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र है, ये एक दूसरे के पूरक है या प्रतियोगी है। सोचो आप कि एक के बिना दूसरे का अस्तित्व है या नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, यानी दोनों एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं। समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है, और जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है। अच्छा, हम ये कह कैसे सकते हैं? जैसे देखो, कोई भी व्यक्ति है, व्यक्तिगत फर्म है या उद्योग है, उसके उत्पत्ति के साधन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे श्रम है, उसको श्रम चाहिए, कच्चा माल चाहिए, मशीनें चाहिए। तो इसके लिए उसे जो कीमत देनी पड़ती है, उन कीमतों का निर्धारण उन साधनों की स्वयं की मांग पर ही निर्भर नहीं होता है, बल्कि समस्त साधनों की जो अर्थव्यवस्था में कुल संसाधन है ना, उनकी मांग के ऊपर निर्भर करता है। यानी उनकी मांग से प्रभावित होता है कि कोई भी फर्म या उद्योग अपने साधनों को कितना पे करेगी, यानी उनकी मजदूरी कितनी होगी, या फिर कच्चा माल है उनकी कीमतें कितनी होगी, तो उस पर निर्भर करेगा। तो पूरी अर्थव्यवस्था के साधनों की मांग पर निर्भर होगी। ऐसे ही कोई व्यक्तिगत फर्म या उद्योग कितना माल बेच सकेगी, यह उसकी खाली खुद की वस्तु की कीमत पर निर्भर नहीं होता, ये समाज में लोगों की क्रय शक्ति कितनी है उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यानी व्यष्टि जो अर्थशास्त्र है उसको समय समय पर क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ता है। उसी के थ्रू वो अपनी कीमतें निर्धारित करती है, उसी के थ्रू वो ये डिसाइड करती है कि उसे अपना कितना उत्पादन करना है, कितना नहीं करना है। जैसे एक वस्तु है, किसी भी वस्तु का मूल्य तो आपको पता ही है कैसे निर्धारित होता है, उसकी मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा। तो उसकी मांग और पूर्ति जहाँ एक दूसरे के बराबर होती है, वहाँ उस वस्तु की कीमत निर्धारित होती है। लेकिन क्या एक वस्तु की मांग केवल उसी वस्तु की मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है? नहीं ना, क्योंकि वस्तुएं भी क्या है, देखो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो पूरक वस्तुएं और एक प्रतियोगी वस्तुएं। अब प्रतियोगी वस्तुओं में अपना फेमस उदाहरण है जैसे चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी एक दूसरे की क्या है, प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं हैं, क्योंकि एक व्यक्ति अगर चाय पिएगा तो वो कॉफ़ी नहीं पिएगा, और कॉफ़ी पी लेता है तो वो चाय नहीं पीता है। तो यानी प्रतिस्पर्धी वस्तुओं का मतलब क्या हुआ कि एक का अगर हम यूज में ले लेते हैं तो उसे दूसरे को हम यूज में नहीं लेते हैं। जबकि पूरक वस्तुएं जैसे पेन और स्याही है ना, पेन और स्याही वो क्या है, पूरक वस्तु, यानी एक का उपयोग अगर हम करते हैं तो दूसरे का भी हमें उपयोग करना होता है। जैसे अगर हम पेन खरीदते हैं तो हमें इंक की भी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इस प्रकार की वस्तुएं होती है पूरक वस्तुएं। अब देखो प्रतिस्पर्धी वस्तुएं हैं जैसे चाय है ना, चाय और कॉफ़ी। तो अगर सोचो कॉफ़ी की कीमत बढ़ जाएगी तो जो लोग कॉफ़ी पीते हैं वो क्या करेंगे, कॉफ़ी को पीना छोड़कर चाय का उपभोग करने लग जाएंगे। यानी चाय की मांग केवल उसकी खुद की कीमत पर निर्भर नहीं हुई ना, अन्य वस्तुओं की कीमत पर भी निर्भर होती है। तो इस प्रकार जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंतर्गत किसी भी विशिष्ट वस्तु की मांग और पूर्ति खाली उसकी स्वयं की कीमत पर निर्भर न होकर अन्य वस्तुओं की कीमतों पर भी निर्भर होती है। इसी प्रकार एक व्यक्तिगत फर्म या उद्योग को अपने उत्पादन की मात्रा निर्धारित करते समय समाज की कुल मांग है ना, समाज की कुल मांग, कुल आय, रोजगार
आदि सबका ध्यान रखना पड़ता है, जो कि ये सब कुल मांग, कुल रोजगार, ये सब किसके विषय हैं? समष्टि अर्थशास्त्र के विषय हैं। तो इस प्रकार जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र पर निर्भर करता है। अभी तो हमने देखा कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र पर किस प्रकार निर्भर है। अब हम ये देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र पर किस प्रकार से निर्भर है। देखो, समष्टि अर्थशास्त्र में मैंने अभी बताया था कि जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें क्या है कि हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं, जैसे राष्ट्रीय आय, कुल बचत, कुल विनियोग, इन सब का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। अब हम देखो राष्ट्रीय आय ज्ञात करते हैं। तो राष्ट्रीय आय होती क्या है कि एक निश्चित समय में यानी एक वर्ष में देश की सीमा के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। या फिर अर्थव्यवस्था में जो भी व्यक्ति हैं उनकी व्यक्तिगत आय का योग अगर हम कर लें तो वो क्या हो जाएगी? राष्ट्रीय आय हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम एक एक व्यक्ति की आय का योग करेंगे तभी तो वो राष्ट्रीय आय बनेगी ना। तो एक एक व्यक्ति वो किसका सब्जेक्ट हो गए? व्यष्टि अर्थशास्त्र का, है ना। तो इस प्रकार समष्टि अर्थशास्त्र में अगर हमें राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाना है तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना पड़ेगा और हमें एक एक व्यक्तियों की आय के बारे में अनुमान लगाना पड़ेगा। इसके अलावा जब समष्टि अर्थशास्त्र में हम आर्थिक नियोजन करते हैं, आर्थिक नियोजन यानी पूरी अर्थव्यवस्था के लिए कोई योजनाएं बनाते हैं, तो उसके नियोजन के लिए हमें देखना पड़ता है कि व्यक्तिगत फर्म, उद्योग, परिवार आदि के लिए नियोजन की आवश्यकता हमें होती है। इस प्रकार उसके लिए भी हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र का सहारा लेना होता है। इसी प्रकार आय में वृद्धि में सब वस्तुओं की मांग बढ़ जाने पर व्यक्तिगत उद्योगों में उत्पादन, जैसे देखो कोई भी वस्तु है, कोई भी अर्थव्यवस्था के जो व्यक्ति हैं उनकी आय मान लो अचानक से बढ़ गई, है ना। बढ़ गई तो उनका क्या होगा? वो वस्तुओं की मांग बढ़ाएंगे, है ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जो भी इन वस्तुओं की मांग बढ़ी है वो सारी वस्तुओं की मांग उनकी मांग के अनुपात में उनका उत्पादन भी बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि जो उत्पादन बढ़ता है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने एक सिद्धांत पढ़ा था, सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम, सीमांत उत्पत्ति वृद्धि नियम। इनके ऊपर निर्भर करता है कि उस उद्योग में उस वस्तु का उत्पादन बढ़ेगा या कम होगा। तो ये सीमांत उत्पत्ति ह्रास नियम, सीमांत उत्पत्ति वृद्धि नियम किसके सब्जेक्ट हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के सब्जेक्ट है ना। तो इस प्रकार इन उदाहरणों के द्वारा हम स्पष्ट कर सकते हैं कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वो समष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है और जो समष्टि अर्थशास्त्र है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र के बिना अधूरा है। यानी दोनों एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसी प्रकार हम जो सैमुअल्सन है वो यही बोलते हैं कि अगर हमने एक का अध्ययन कर लिया और दूसरे का अध्ययन नहीं किया, यानी अगर हमने समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ लिया या व्यष्टि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, या समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ लिया और व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ लिया और समष्टि अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा, तो हम अर्ध शिक्षित हैं, यानी हमने आधा ही ज्ञान प्राप्त किया है। तो इस प्रकार अगर हम दोनों का ही ज्ञान प्राप्त करते हैं तब हम पूर्ण रूप से साक्षर कहे जाएंगे। यानी समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र दोनों क्या है? एक दूसरे के प्रतियोगी न होकर एक दूसरे के पूरक हैं। देखो बच्चों, इस टॉपिक में से जो क्वेश्चन बनता है ना, इसमें से एक तो इम्पोर्टेंट है ये समष्टि आर्थिक विरोधाभास। इसमें से कभी कभी 4 नंबर में भी क्वेश्चन बन सकता है और कभी कभी एक टिप्पणी भी इस पे आ सकती है, लेकिन मोर ओवर चांस 4 नंबर में बनने का है और कभी कभी इसमें बाई चांसली 10 नंबर में भी एक टिप्पणी पूछी जा सकती है। तो आप इसमें से एक तो समष्टि आर्थिक विरोधाभास जो मैंने अभी समझाया था कि जो बात एक व्यक्ति के लिए उचित मानी जाती है वो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए सही हो ये ज़रूरी नहीं है, है ना। तो उसको आप एक याद करेंगे। एक इस टॉपिक में से क्वेश्चन बनता है कि समष्टि और व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। तो इसमें अंतर आपको पता चल गया कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में तो हम एक व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। जबकि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें कीमत है वो कीमत को हम उपकरण के रूप में लेते हैं, जबकि राष्ट्रीय आय में हम आय का स्तर है उसको उपकरण के रूप में काम में लिया जाता है। और संतुलन के हिसाब से देखें तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें आंशिक संतुलन होता है, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं कि खाली एक परिवार या कोई व्यक्ति या कोई फर्म उसी का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? आंशिक संतुलन। जबकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम
सामान्य संतुलन। सामान्य संतुलन का मतलब क्या है कि पूरी अर्थव्यवस्था में उस वस्तु का संतुलन कैसे होगा, पूरी अर्थव्यवस्था में उसकी मांग कितनी होगी और उसकी पूर्ति कितनी होगी, इस प्रकार से हिसाब लगाया जाता है। अब इसमें विरोधाभास में देखो तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, बचत एक लाभकारी है, क्योंकि वो एक व्यक्ति करेगा तो एक व्यक्ति के लिए तो लाभकारी होती है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में बचत क्या है, एक हानिकारक चीज़ है, क्योंकि सारी अर्थव्यवस्था अगर बचत करने लग जाएगी तो अर्थव्यवस्था क्या है, मंदी में आ जाएगी। इसके अलावा जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसमें संसाधनों के अधिकतम वितरण से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में उत्पादकता एवं पूर्ण रोजगार की प्राप्ति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, गुड बाय।